नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट जून परीक्षा 2006 में पूछे गए पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग अध्यायवार विश्लेषण करेंगे और इन क्वेश्चंस को इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि पहले यूजीसी नेट एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कैसे याद रखेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं उनको कैसे याद रखेंगे, इन सब तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि जो सॉल्व पेपर में व्याख्या दी गई है वो प्रश्न से थोड़ा अलग है, उसका संदर्भ अलग है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे प्रश्न को आप एक बार पढ़ेंगे और उनको आप याद रखेंगे। उसी प्रयास को हम आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से है। पहला प्रश्न ये है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने भुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में किस वर्ग के संदर्भ में किया। अब आप इस प्रश्न को कैसे याद रखेंगे, इस तरीके को हम लोग समझेंगे। पहले इसमें ऑप्शंस देखते हैं, सैनिक, शासक, शिल्पकार, व्यक्तिगण। तो जो भुभुक्षा शब्द है इसको हमको एपिटाइट, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, और एपिटाइट जिसको भूख कहते हैं। जब भूख लगेगी तो हम लोग रोटी की डिमांड करेंगे, और रोटी बनाएगा कौन? एक शिल्पकार बनाएगा, यानी कि शिल्पकार। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भुभुक्षा मतलब भीख, उससे भोजन की आवश्यकता, और भोजन कारीगर बनाता है, यानी कि इसका आंसर जो है वो शिल्पकार होगा। इसकी हम लोग व्याख्या को पढ़ें तो लिखा है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी है। चूंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और वो अपना कार्य विभाजन विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर 3 वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने भुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया गया है। तो यह प्रश्न जो है आपका 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में किस विचारक का योगदान है। व्यवहारिक राज्य यानी कि जो आदर्शवादी नहीं है, यानी कि वो यथार्थवादी हैं, जो प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो इसमें प्लेटो है, एरिस्टोटल है, सिसरो है, टॉमस एक्विनास है। तो प्लेटो नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो जो है मतलब पी फॉर परफेक्ट, यानी कि वो एक आदर्श की बात करता है, तो ये व्यवहारिक राज्य की बात नहीं करता है। इसका आंसर एरिस्टोटल है, जो कि ए मतलब एप्लीकेबल, जो कि व्यवहारिक की बात करते हैं। इसकी व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, इसलिए वो प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना करता है। अरस्तु ये अनुभव करता है कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियां हों। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया है, ठीक है, और सहमति का सिद्धांत जो कि जॉन लॉक ने दिया है, और व्यक्तिवादी सिद्धांत जो कि हॉब्स है। हॉब्स एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी है क्योंकि उसने आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, और स्वतंत्रता का सिद्धांत जो कि रूसो से रिलेटेड है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। पहला है राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जो वो आध्यात्मिकरण की बात करते थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नव मानववाद का विचार एम.एन. रॉय का है, ये भी बात बिल्कुल सही है। गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण ने दिया, ये भी बात सही है। लेकिन इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण, यानी कि आध्यात्मिक जो बातें हैं, आध्यात्मिक दर्शन है, जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर अंबेडकर से डिसमैच है, क्योंकि अंबेडकर संविधान, नियम, कानून को ज्यादा तरजीह देते थे, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं। हॉब्स हैं, मिल हैं, जॉन लॉक है, ग्रीन है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए ये पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको याद करने का तरीका क्या है?
2 लिखा हुआ है, 2 में आगे 0 लिखा है, ठीक है, जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। तो जो भी किताबों का ईयर दिया गया होगा वो 1689, 1690, 1691, 1692 इस तरीके से दिया होगा। तो आपको इस तरीके से मैच करना है कि जो मुझे 0 वाला कनेक्ट करेगा, यानी कि 1690 होगा। 1690 में ये पुस्तक लिखी जाती है जॉन लॉक की, जो कि ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जो हैं वो जॉन लॉक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? पहला लेनिन, गलत है क्योंकि ये मार्क्सवादी थे। नॉजिक, इन्होंने न्यूनतम राज्य की वकालत की है। रूसो सामाजिक समझौता की बात करते हैं, लेकिन रॉल्स जो है वो न्याय से संबंधित हैं। तो आपका सवाल है कि न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित था, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। एक प्रश्न दिया गया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन हैं, एक गलत है। तो पहला 2 तलवारों का सिद्धांत, ये जॉन ऑफ सेल्सबरी का है। इसको हम याद कैसे करेंगे? लिखा है तलवार, इधर लिखा है जान। तलवार से जो है किसी की भी जान ली जा सकती है, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, हम सभी जानते हैं जॉन रॉल्स का है। और अंतर विरोधों का विचार, ये माओ का है, ठीक है। और इसके बाद एक अगला ऑप्शन जो है नव मानववाद का विचार सिद्धांत दिया है, जो कि दर्शन है, जो कि एम एन रॉय का है। इसलिए इसका आंसर जो है ये गलत है, डिसमैच है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की? अब इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण काल, ज्ञानोदीप्त काल, पारिषदिक आंदोलन और पांडित्यवाद। लिखा है चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। तो सहमति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसेंट कहते हैं। और लिखा है चर्च की सरकार, जो भी चीजें काउंसिल में होती हैं, क्योंकि लिखा है परिषद, पारिषदिक आंदोलन इसका आंसर है। परिषद को हम लोग काउंसिल कहते हैं, और काउंसिल में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंट से लिए जाते हैं। यानी कि परिषद को हम लोगों को कनेक्ट करना है सहमति से। कोई भी परिषद है उसमें सहमति बनती है, तब जाके कोई डिसीजन पर हम लोग आ पाते हैं। कोई भी परिषद है उसमें सहमति ली जाती है, फिर डिसीजन जो है आता है, यानी कि वो गवर्नमेंट लेती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। ये बात बिल्कुल सही है, रीजन क्या दिया हुआ है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? ये राजनीति का विषय है। यह पुस्तक लॉसवेल की है। अब कैसे याद करेंगे? लॉसवेल जो कि पावर को ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? लॉसवेल में लाश लिखा हुआ है। जब कोई लाश होती है तो हम लोग पूछते हैं ये किसकी है, कब हो गई, कैसे हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन मार्क हम लोग करते हैं। तो ये किताब कनेक्ट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये पावर को ज़्यादा महत्व देते हैं, और लॉसवेल जो है वो कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, ये लॉसवेल से ही रिलेटेड है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न है जिसमें यह पूछा गया है कि संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विधि का शासन, दूसरा सशक्त लोकमत, प्रतिनिधि संस्थाएं, और चौथा ऑप्शन था विचारधारा। सवाल पूछा गया है कि संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषता नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा विचारधारा। क्यों? क्योंकि ये संविधानवाद की विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की विचारधारा हो सकती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो विचारधारा होगा। यानी कि विचारधारा जो है वो संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? यहां पर आपको याद कैसे करना है? लिखा इसका आंसर पैरेटो है। पैरेटो को पैरेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग तोता बोलते हैं, और वो बहुत बड़ा चालाक होता है, ठीक है। और पैरेटो ने जो है वो लाइन फॉक्स की थ्योरी दी थी, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर जो है वो पैरेटो होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद आधारित है किस पर? विधि की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर,
शक्ति की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर। जो भी आदर्शवादी हैं वो मूल्यों की बात करते हैं, वो नैतिकता की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आइडियलिज्म जो है उसका मूल आधार ही होता है नैतिक मूल्य, जो कि मोरल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। लिखा है कि आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। प्रश्न है कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृति विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन सी समुदायवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। नियामक राजनीतिक सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जो पुराना राजनीतिक सिद्धांत था, इसका एंटीथेसिस के रूप में जो कि व्यवहारवाद आता है। इसीलिए पूछा है कृति विद्रोही सिद्धांत कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो है वो व्यवहारवाद हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत जो है वो व्यवहारवाद है। अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, किसके? इसका आंसर कनाडा होगा, क्योंकि यूएसए में जो है स्टेट जो है स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो राज्यों से मिलकर बनता है। कनाडा में सेंटर जो है स्ट्रांग है, और इंडिया में भी इससे ये मिलता हुआ रूप है, इसीलिए लिखा है किसका संघीय राज्य के निकट है, तो इसका ऑप्शन जो है वो कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था किस पर आधारित है? सामूहिक उत्तरदायित्व पे है, न्यायिक सर्वोच्चता पे है और संघवाद पे है। शक्तियों का पृथक्करण जो कि अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन होगा, जो कि संसदीय व्यवस्था पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया, कहाँ से आया? क्या गणित शास्त्र के द्वारा आया? ऑप्शन गलत। क्या भौतिक विज्ञान द्वारा आया? ऑप्शन गलत। जीव विज्ञान द्वारा और इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी तथा समाजशास्त्र से आया? बिल्कुल गलत। सबसे पहले आया है बायोलॉजी से सोशियोलॉजी में आया, फिर सोशियोलॉजी से पॉलिटिकल में आया है। ठीक है, तो हम लोग इसको बीएसपी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन, तो राज्यसभा तो 1952 में गठन हुआ, अमेरिकन जो सीनेट है वो 1789 में और कनाडा की सीनेट 1867 में, लेकिन लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन, ये काफी पुरानी व्यवस्था है, क्योंकि लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है और लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। अगला प्रश्न है कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन कौन से हैं? कई बार ये मैचिंग में आता है, कई बार ऑर्डर में लिखना आता है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो हम सभी लोग आईपीएल देखते हैं, आईपीएल, ठीक, यानी कि पहला आइडेंटिटी क्राइसिस है, ठीक है, फिर पेनिट्रेशन है, फिर लेजिटिमेसी है यानी कि जो वैधता है, और फिर जो है पार्टिसिपेशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि पहचान का संकट, प्रवेश का संकट, वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, और इसके बाद जो है वो वितरण का संकट। तो ये जो है राजनीतिक विकास के संकट हैं। इस बुक में इसका जवाब गलत दिया हुआ है, आप इस तरीके से याद रखेंगे और अपने हिसाब से जो है जो ऑप्शन होगा आप उसको कनेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रण है, यानी कि दोनों व्यवस्थाओं का उसमें समायोजन पाया जाता है? तो वो है फ्रांस। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रांस यानी कि एफ यानी कि 50-50 आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी, जिसमें ना तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और ना ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है।
तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति, बहुदल पद्धति किसने डिवाइड किया है? डुवर्जर ने किया है, ब्लोंडेल ने किया है, लापोलम्बोरा ने किया है कि एलन बॉल ने किया है? अब इस प्रश्न को कैसे याद रखेंगे? एक दली, द्विदली और बहुदली। तो यहाँ पर लिखा है ब्लोंडेल, ठीक है, इसको बंडल याद कर लीजिए। यानी कि एक बॉक्स है जिसमें 3 बॉक्स है, मतलब जो है एक बॉक्स है जिसमें 3 चीजें हैं, एक दली, द्विदली, मैनी, यानी कि एक दली पद्धति, द्विदली पद्धति और बहुदली पद्धति। 3 बॉक्स का बंडल जो है वो है 1, 2 और तीसरा जो है वो मैनी यानी कि बहुदली पद्धति। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लोंडेल ने दल व्यवस्था के 5 प्रकार माने हैं। पहला एक दली, द्विदली, ढाई दली और एक दल प्रधान बहुदली, और 5वां जो है बहुदली योग है। यदि ऑप्शन मान लिया ढाई दली भी दिया जाता है तो आप इसको करेक्ट करेंगे। तो आपको 5 जो दल हैं वो आपको याद करना है। और ये प्रश्न कैसे याद करना है? यदि सेम क्वेश्चन आता है जिसमें 3 दल की बात की गई हो तो हम 3 बॉक्स से याद कर सकते हैं, 1, 2 और लास्ट में तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग संविधान होता है? इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में हम जानते हैं कि फेडरल और स्टेट दोनों के अपने एक अलग अलग संविधान होते हैं, ठीक है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न भारतीय शासन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि जस्टिस फजल अली थे। भारत सरकार को दिसंबर 1953, अब आपको उसमें याद क्या करना है? दिसंबर याद करना है, क्योंकि ये सभी को याद रहता है, क्योंकि प्रेजेंट में जो पेपर बनाया जा रहा है तो वो मंथ भी पूछ रहा है। तो दिसंबर 1953, ठीक है। इसमें एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जो कि इसके अध्यक्ष थे, और इसके 2 सदस्य और हैं हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार के.एम. पाडिक्कर और अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सभी जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी थे और ये 21 जून 1948 को बने थे। और ये कौन से अधिनियम में? 1947, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसी के आधार पर इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, निम्न में किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, हम सभी जानते हैं कि इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता या जो भी मीटिंग होती है वो पीएम के हेड के रूप में ही होती हैं। और तीसरा योजना आयोग, ये भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, लेकिन जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री होता है। इसमें वर्तमान में 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 56 और 61। एक्चुअली 56 में जो इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो कॉइन किया गया है, यानी कि महाभियोग शब्द का उल्लेख जो है ये 56 में किया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, इसका वर्णन जो है वो 61 में दिया गया है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन से शब्द जोड़े गए? तो हम सभी जानते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक कब बढ़ाई गई? इमरजेंसी के पीरियड में यह अवधि बढ़ाई गई थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर पुनः 44वें संविधान संशोधन में 6 से 5 कर दिया गया। आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से ही हो सकता है। किसके सैंक्शन से, स्वीकृति से? वो है राज्यपाल, क्योंकि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मंत्रियों के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से अनावश्यक मुकदमे न चलाए जाएं। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य हम सभी जानते हैं केरल है, क्योंकि साक्षरता दर भी ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हैं और शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। भारत का सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्र हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही। कारण क्या दिया हुआ? राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है, तो इसकी व्याख्या भी सही है, इसलिए ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न मैचिंग का है, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इनकी जो नीतियां हैं, जो भी इनसे संबंध हैं, आप उनको मैच करना है। तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 जो कि पूर्व की ओर देखने की नीति है, मोरारजी देसाई 1977 जो कि वास्तविक असंलग्नता से संबंधित हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 जो कि पोखरण सेकंड से संबंधित हैं, और इसके बाद राजीव गांधी 1985 जो कि 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, इससे संबंधित है। इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है कि लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हम सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। प्रश्न है, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा है? वैदिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो जो लोक प्रशासन के अध्ययन का जो सबसे प्राचीनतम जो दृष्टिकोण है वो दार्शनिक दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र को सुस्पष्ट किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सार्वजनिक और निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया? ये सवाल एक बार नहीं 50 बार ये सवाल पूछा जाता है पीजीटी में या किसी भी एग्जाम में। तो इसमें ये पूछा गया है कि किसने पब्लिक और प्राइवेट में अंतर किया है, तो इसका ऑप्शन जो है पॉल एच एप्लवी होगा। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो एसएसपी एनडीएफ है। पॉल एच एप्लवी ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. व्हाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैतवाद पर भी अपना जोर दिया है। अगला प्रश्न है, नवलोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई फ्रैंक मोर्नी के द्वारा 1971 में टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताब जो है वो किसकी है? फ्रैंक मोर्नी के द्वारा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्टन मेयो तथा उनके साथियों के द्वारा हार्थोन प्रयोग किए गए जाने से नव विचार उत्पन्न हुआ। कौन सा विचार उत्पन्न होगा? ह्यूमन रिलेशन जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो डेवलप होती है 1924 से 1932 के बीच में। इसको याद कैसे करने का? जैसे मेयो लिखा है यानी कि मैन ह्यूमन, तो एल्टन मेयो जो कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी देते हैं पब्लिक एड में, ये इन्हीं से कनेक्टेड है। अगला प्रश्न है, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? पिफनर, प्रिस्टेस, मूने, एल.डी. व्हाइट या लेपावस्की? तो जो 3 डिवाइड किया है 3 भाग में, जिसमें सामान्य, तकनीकी और सहायक, इसको आपको याद कैसे करना है? इसका आंसर जो है वो एल.डी. व्हाइट है, यानी कि जीटीए
जनरल, टेक्निकल, ऑक्सिलरी। ठीक है। एल.डी. व्हाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, सहायक स्टाफ में विभाजित किया है। और सूत्र स्टाफ, जो सूत्र अभिकरण वो अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्यों को संपन्न करता है। इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण वो अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्यों को संपन्न करता है। तो आपको याद कैसे करना है, किसने 3 भागों में डिवाइड किया है, तो जीटीए, एल.डी. व्हाइट इसका आंसर है जीटीए, यानी कि जनरल, टेक्निकल और ऑक्सिलरी। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को क्या कहते हैं। ये पदोन्नति की व्यवस्था होती है जिसमें हायर टू लोअर, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पदोन्नति का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध शासन, जैसे सीढ़ियां होती हैं, जिसका मतलब है कि निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए किसके प्रति। लोकनीति के कार्य नियमन के प्रति बिल्कुल होना चाहिए, संविधान के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल होना चाहिए, और सामान्य हित के प्रति बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद चौथा है, शासक दल की विचारधारा के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी लोक सेवक है वो राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो किसी भी शासकीय विचारधारा से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार बदल सकती है लेकिन लोक सेवक सदैव संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इसलिए ये चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। लोक सेवक इसके प्रति प्रतिबद्ध कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिस्तरीय वर्गीकरण से समाविष्ट है कौन। वंशानुगत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वैध विवेकी सत्ता। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वंशानुगत सत्ता ऑप्शन गलत है। वंशानुगत सत्ता की बात नहीं करते हैं। जब ऑप्शन एक गलत हो जाएगा तो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है, TCL ट्रेडिशनल, और इसके बाद चमत्कारी, और इसके बाद लीगल जो रैशनल की बात करते हैं। इस प्रकार से पारंपरिक सत्ता और चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता की बात करते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है। संतुलन, असाम्यावस्था, युद्ध या यथापूर्व स्थिति। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि शक्ति संतुलन बैलेंस यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचे तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निम्नतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थित जो को स्टेटस है उसको बनाए रखें। अगला प्रश्न है, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची किसके संबंध रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से, राष्ट्र संघ से, भारत से, राष्ट्रमंडल से। तो हम सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड है, क्योंकि एजेंडा फॉर पीस 1992 ब्रुटस घाली के द्वारा दिया गया था ये प्रस्ताव। तो ये संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड है, ना कि भारत से, ना कि राष्ट्रमंडल से रिलेटेड है, ना कि राष्ट्र संघ से। ये UN से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया है मार्गेंथाउ द्वारा किया गया है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 जो कि इनकी किताब है, इसमें 6 सिद्धांत दिए गए हैं। इन्हीं में ये सिद्धांत है प्रकृति का वस्तुपरक कानून, यानी कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवादी सिद्धांत है जिसको मार्गेंथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शास्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मार्गेंथाउ। अगला प्रश्न है, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसने अभिव्यक्त किया है। रोज क्रॉन्स ने, रॉबर्ट कॉक्स ने, एडम स्मिथ ने, लेनिन ने। तो इसका आंसर जो है वो रोज क्रॉन्स होगा। पहली बात, इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले व्यापार यानी कि रोज होता है, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे व्यापार से, रोज से। तो इसका ऑप्शन हम लोग समझ लेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है,
इनकी एक पुस्तक है द राइज ऑफ द ट्रेडिंग स्टेट 1986। इसमें इन्होंने कहा है कि आधुनिक युग में देश जो हैं वो युद्ध करके नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से अधिक शक्ति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे व्यापारिक राज्य की संज्ञा जो है वो रोज क्रांस ने दी गई है और इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ साथ, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जैसे बढ़ा है वैसे ही पारंपरिक जो शक्तियां हैं वो कमजोर हो गई हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारण क्या लिखा है, कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अभी भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। ये भी बात सही है कि नेशनलिज्म आज भी है, राष्ट्रवाद आज भी है, वो अपने मूल शक्ति के रूप में चल रहा है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। तो इसमें सबसे पहले जो है तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन और पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। इसको याद कैसे करेंगे, तेयापो से। ठीक, तो पहला तेहरान, याल्टा, इसके बाद जो है पोट्सडाम, फिर इसके बाद सैन फ्रांसिस्को। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हैं उनका कालक्रम पहचानना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रैग यू कुर्थ, यानी कि सबसे पहले ट्रेगवली आएंगे, इसके बाद डैग होमरसोल्ड आएंगे, इसके बाद यूथांट आएंगे, इसके बाद कुर्थ आएंगे। ठीक है, तो ये 1946 में सबसे पहले आते हैं, फिर डैग होमरसोल्ड 1953 में आते हैं, यूथांट 1961 में आते हैं और कुर्थ जो है वो 1972 में आते हैं। तो आज हम सभी ने 2006 में जो पूछे गए प्रश्न हैं यूजीसी नेट के द्वारा, हम लोगों ने सारे प्रश्न को ये समझने का प्रयास किया है कि कैसे उनको याद रखें। आप इनको नोट कर लीजिएगा और यही प्रश्न जो हैं वो टीजीटी में या पीजीटी में या अदर जो भी एग्जाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उनको समझना और कुछ मेथड आपको अपनाने पड़ेंगे जिससे वो स्थायी रूप से आपकी स्मृति में बनी रहे।